हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट की फर्स्ट क्लास की बात। जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में ही बताया था कि आगे आने वाले दिनों में हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और हम जो है डेली के बेसिस पे मोस्टली मेरा यही रहेगा कि मैं डेली एक क्लास ले सकूं, जिसमें हम 10 MCQ क्वेश्चन करेंगे और डेली मिक्स नहीं, हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी, ज्यूरिस, ऐसी सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। डेली हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एक बूस्टर डोज रहेगा। आप डेली पढ़िए अपनी थ्योरी की बुकें और यहाँ से MCQs करिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। और साथ में इस वीडियो के आप कमेंट डालते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को पर्सनल लेवल पे चेक करता हूँ और मैं उसका रिस्पॉन्स भी करूँगा। अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट पा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फार्माकोकाइनेटिक इज। पूछ रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। पहला है स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। सेकंड है स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। थर्ड है स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन। फोर्थ है आपका द स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट। तो पूछने का मतलब है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। ये स्टडी है बायोलॉजिकल थेरेपेटिक की, या स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन और ADME की, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या स्टडी है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, या स्टडी है आपके नई ड्रग डिस्कवरी के बारे में। तो आप सभी को पता होगा फार्माकोकाइनेटिक, जहाँ पे काइनेटिक जुड़ जाए वहाँ पे आप समझिएगा एनर्जी की बात हो रही है। जहाँ पे काइनेटिक वहाँ पे एनर्जी। ये काइनेटिक का मतलब होता है एनर्जी इन्वॉल्वमेंट। जहाँ पे एनर्जी आएगी तो वहाँ पे बॉडी वर्क करेगी। एनर्जी में क्या आपकी वर्क करेगी? बॉडी वर्क करेगी। ठीक। तो अभी सॉरी, इस मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, मेरी पेन ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से राइटिंग की थोड़ी सी इशू रहेगी। तो स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो बॉडी कराती है। डिस्ट्रीब्यूशन भी जो कराती है वो बॉडी कराती है, जैसे ब्लड के थ्रू। मेटाबॉलिज्म भी हमारे लीवर के थ्रू होता है। ठीक, जैसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकंड पास मेटाबॉलिज्म। और एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी हो गई हमारी, स्वेट ग्लैंड हो गई, ये एक्सक्रीट आउट भी करती हैं जो भी हमारी दवाइयाँ काम कर चुकी होती हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है? स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो हमारा राइट ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड? फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया है। मेरा इस क्वेश्चन को रखने का एक ही मतलब है कि आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या आंसर करना चाहिए, या आप इसको ज़्यादा से अच्छे से समझ सकें। तो कह रहा है कि व्हाट डज द फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड। फार्माकोकाइनेटिक क्या इंक्लूड करता है? तो आपको पता चल गया था ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। तो सीधा सीधा मतलब है कि जब हम दवा खाएंगे वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी। ठीक, वहाँ पे क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, फिर उसको मेटाबोलाइट किया, उसका क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फिर काम हो जाएगा तो उसको एक्सक्रीट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ड्रग थेरेपी। कॉम्प्लिकेशन जो मतलब दवाइयों में
एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं या जो है इनकैपेबिलिटी होती है, इसके बारे में है फार्माकोकाइनेटिक। या ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म, या इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। फिर क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन द जीन्स। तो कह रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन हो नहीं सकता, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो सकती है, पर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग जीन्स, जीन्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे काइनेटिक के अंदर। तो हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनिज्म, मतलब दवाइयों का रूपांतरण होना। जैसे कि वो नॉन एक्टिव फॉर्म में हमारी दवाई अंदर गई, वहाँ पे उसको एब्जॉर्ब किया, मेटाबोलाइट किया, जिसकी वजह से उसका एक्टिव फॉर्म हो गया। तो इसको जो चेंजिंग की प्रोसेस होती है वो बॉडी के थ्रू होती है, और बॉडी क्या यूज करेगी, एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको काइनेटिक के अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्ब इन द जीआई ट्रैक। कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है एब्जॉर्प्शन है वो जीआई के अंदर, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसके अंदर कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, फिल्ट्रेशन से, इंडोसाइटोसिस से या एक्सोसाइटोसिस से, या पैसिव डिफ्यूजन से। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टर जहाँ पे आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हो, जैसे जिसको दूसरा नाम से जानते हैं कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन जिसको एक्वस डिफ्यूजन कहते हैं, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी होता है, और पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन को किस नाम से जानते हैं हम, लिपिड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ जो है ड्रग्स होती हैं हमारी, जो वो मोस्ट ऑफ मेडिसिन किसके थ्रू यू जो है एब्जॉर्ब होती हैं, वो होती हैं हमारे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। तो याद रखिएगा, लिपिड डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन बोला जाए तो सेम चीज़ है। जो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं वो हमारे पैसिव के थ्रू ही एब्जॉर्ब होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि लिपिड डिफ्यूजन भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। What kind of substances cannot permeate membrane by passive diffusion? कह रहा है कि अभी इसने पूछा था सबसे ज़्यादा जो है किसके थ्रू होती हैं, पैसिव के थ्रू होती हैं, पर अब पूछ रहा है कि पैसिव के थ्रू कौन सी नहीं हो सकती हैं। लिपिड सॉल्युबल नहीं हो सकती है, कि नॉन आयनाइज्ड नहीं हो सकती है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस नहीं हो सकता है, या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस नहीं हो सकता है। लिपिड सॉल्युबल हमारी हो सकती है, नॉन आयनाइज जो है वो भी हो सकती है, आयनाइज होती तो नहीं होती। फिर हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ये भी हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि हमारे वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, लिपिड से बाइंड करते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हो, और हाइड्रोफिलिक हमारी किसके थ्रू होती है, ये होती है हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है। जो हमारी हाइड्रोफिलिक है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, यही नहीं होगी, बाकी लिपिड सॉल्युबल, नॉन आयनाइज एंड हाइड्रोफोबिक ये तीनों होंगी, पर नहीं होगा कौन सा, वो हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें तो हाइड्रो ए हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि जो भी हाइड्रोफिलिक हमारी जो है मेडिसिनल है उसको कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू सेल मेम्ब्रेन लिपिड, या हाई पेनिट्रेट थ्रू द मेम्ब्रेन,
बाय मीन्स इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस के थ्रू जो हो सकता है, या इजी परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसको ट्रिपल बी बोलते हैं, ठीक। या फिर आपका जो है हाई रीएब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि हमारे किसको दर्शाएगी, हाइड्रोफिलिक मेडिसिन्स को। तो सब आपने पढ़ा होगा कि लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये होती है हमारी हाइड्रोफिलिक की जो है प्रॉपर्टी। जब हाइड्रोफिलिक है वो किस में सॉल्वेबल होगी, हमारे वाटर के अंदर, ठीक। किसके अंदर वो होगी, वाटर के अंदर। जो वाटर के अंदर है वो क्या होगी, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, बाई फास्फोलिपिड प्रोटीन होता है, मतलब वो लिपिड नेचर की होती है। जो हाइड वाटर में सॉल्युबल है वो लिपिड से हमारी बाइंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट भी नहीं कर पाएगी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा कि जिसकी लो एबिलिटी होगी पेनिट्रेशन की, वो हमारी क्या होगी, हाइड्रोफिलिक मेडिसिन होगी, या कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक मेडिसिन की लो परमिएबिलिटी या पेनिट्रेशन होती है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या चीज़ इम्प्लाइड होती है। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग थ्रू मेम्ब्रेन बाय मेन डिफ्यूजन, ठीक। सेकंड, ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी कंजप्शन। थर्ड है आपका इंगल्फ ऑफ ड्रग बाय सेल मेम्ब्रेन विथ न्यू वेसिकल फॉर्मेशन। और लास्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो किसके थ्रू होती, किसकी होती है, तो उसमें जो है आपका ये होगा नहीं, ये आपका हो गया हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के, सॉरी राइटिंग की थोड़ी सी इशू है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग थ्रू ए मेम्ब्रेन बाय मीन्स द डिफ्यूजन, वो कौन सा डिफ्यूजन होगा, हमारा पैसिव डिफ्यूजन होगा। जो भी हमारी मेडिसिन जो है किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू कौन सी होगी हमारी, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को होती है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है वो हमारी कौन सी हो गई, वो हो गई हमारी पैसिव। और ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी, एनर्जी किस में नहीं होता है, पैसिव के अंदर, हमारे पैसिव के अंदर हमारे एनर्जी नहीं होता। तो ये दोनों हो गए इसके। इंगल्फमेंट, इंगल्फमेंट और करेगा और नई वेसल्स को फॉर्म करेगा, ये भी हमारे पैसिव के थ्रू आ जाएगा। बट यहाँ पे जो हमारा ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन, अब ये समझिएगा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन की जो बात कर रहा है, मतलब जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं वो कैसे चलती हैं, लो, जो हमेशा हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करती हैं। बट जब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे हमारी लोअर से हायर कंसंट्रेशन पे जाएगी। मतलब कि जब भी उल्टा चलने लगेगा, मतलब जहाँ पे आपकी कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ जाने लगे, तो वहाँ पे हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। और जब जहाँ से ज़्यादा है वहाँ पे से कम की तरफ जाएगा तो ये हमारा पैसिव हो जाएगा। जैसे आप कभी भी अगर सीढ़ियाँ जो है ऊपर किसी चीज़ को चढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक, जैसे एक बॉल है उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगी कि हमारी लोअर के एरिया से हायर के एरिया पे, मतलब पैर के पास रखी हुई बॉल को सिर के पास लाएंगे, तो क्या होगा, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक। पर वहीं से अगर आप सिर के पास से बॉल को ड्रॉप कर देंगे तो वो हमारे किस पे गिर जाएगी, वो हमारी गिरेगी पैर के पास। क्यों, क्योंकि वो जो है हायर एनर्जी वहाँ पे थी,
मतलब कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो यहाँ पे सरफेस पे बिल्कुल जो है ज़्यादा है, यहाँ पे आपको कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, पर हवा में रोकने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब उठाने के लिए ज़रूरत है। या आप दूसरे मतलब से समझ सकते हैं कि जिधर ज़्यादा है उधर से कम की तरफ लाएंगे, तो ये हमारी पैसिव डिफ्यूजन हुई। पर जब हमारे यहाँ कहीं कम पे है और उसको ज़्यादा की तरफ ले जाना है, पहले से ही कम है और हमें उल्टा ले जाना है हायर की तरफ, तो ये हमारा आ जाएगा किसके अंदर, ये आ जाएगा एक्टिव के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स। कह रहा है कि बायोअवेलेबिलिटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है। पहला है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, या परमिबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, या फंक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि क्या हो सकता है। चौथा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव इन द इनिशियल डोज। तो बायोअवेलेबिलिटी आपको पढ़ा होगा कि जो फ्रैक्शन है अनचेंज ड्रग का, मतलब जितना भी अमाउंट हमारा अनचेंज फॉर्म में ब्लड के अंदर, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाए, वो चाहे हमारा आईवी दिया जाए, चाहे आईएम दिया जाए, चाहे ओरल दिया जाए, चाहे रेक्टल दिया जाए, किसी भी जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जाए, जितना अमाउंट हमारे जो है ब्लड के अंदर पहुंचता है उसी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। मतलब आपने 100 mg की मेडिसिन दी ओरल रूट से और वो 60 mg ओनली आपके ब्लड के अंदर पहुंची, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारी 60 हो गई या 60% हो गई। ठीक, आपने जो है 100 mg की एक जो है इंजेक्शन दिया आईवी, और वो कितना पहुंचेगा हमारे ब्लड के अंदर, वो 100% ही पहुंचेगा। तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी हुई, 100%। मतलब जितना अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर पहुंचेगा उतना ही हमारी उसकी बायोअवेलेबिलिटी मानी जाएगी। ये समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। द रीज़न डिटरमाइनिंग बायोअवेलेबिलिटी आर। कह रहा है कि बायोअवेलेबिलिटी आपको पता चल गया कि जितना एमजी दिया आपने उससे जितना एमजी पहुंचा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हुई। बट अब किस रीज़न की वजह से इसको करते हैं, वो है आपका ऑप्शन रियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द ब्लड, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ओरली, क्वांटिट एंड क्वांटिटी इनके इंटेक्स, फिर है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड थेरेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट, या ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन आपका आ गया किडनी से, ये पहले ही चला गया। फिर रियोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ द ब्लड, ब्लड का रियोलॉजिकल पैरामीटर कोई मतलब ही नहीं है इससे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड ओरली एंड क्वांटिटिव इंटेक्स, इससे भी कोई आपका मतलब नहीं है। तो बचा आपके पास ऑप्शन सी, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड हेपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। मतलब जितना आपका जो है आपने मेडिसिन दिया उसमें से जितना एब्जॉर्ब हुआ और फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जितना पास होकर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचा, उसी के लिए हम क्या करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी देखते हैं कि मतलब हमारे बायो फॉर्म में कितना अवेलेबल है। बायो मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर कितना अवेलेबल है, मतलब कितनी उपस्थिति उसकी पहुंच रही है। 100 में से जो है आपका कितना mg हमारे बॉडी के अंदर पहुंचा, वही जानने के लिए हम क्या करते हैं, बायोअवेलेबिलिटी का टेस्ट करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें बात क्या है, पिक आउट द एप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
व्हेन पासेस ऑफ ड्रग थ्रू द लीवर मिनिमाइज्ड। कह रहा है कि कौन सा ऐसा रूट है इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मिनिमाइज होता है लीवर के थ्रू, मतलब सबसे कम जो है मिनिमाइज होता है लीवर के थ्रू। कौन सा है? ओरल, ट्रांसडर्मल, रेक्टल, ट्रांस इंट्राड्यूनल ड्यूडनल। ठीक, ओरल की बात करें तो ये मिनिमाइज नहीं होता, बहुत कम। ठीक, ये ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। बट बात करें आपके रेक्टल रूट रूट की, जैसा सपोजिटरीज आपने सुनी होगी, पढ़ा भी होगा। सपोजिटरीज में क्या होता है, जो रेक्टली आपके जो है दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम जो है पास होते हैं। मतलब 50-50 का रेशियो हो जाता है, जो कि डायरेक्ट भी हो जाता है और लीवर के थ्रू भी होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? रेक्टल। आगे बढ़ते हैं। Which route of drug administration is most likely to lead the first pass effect? अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले बात कर लेते हैं कि इस चैनल के बारे में। ये मेरा भी नया चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक बार इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से भी जो है इसमें जो है ज्वाइन करने के लिए करिए। अभी मेरी ये ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। कुछ टाइम में मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा, अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके छपेंगे, पर इससे मिलते जुलते जो है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं विच क्वेश्चन की। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्टली लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। कह रहा है कि कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट लाइकली होता है फर्स्ट पास इफेक्ट में। ठीक, सबलिंगुअल, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। आपको पता है कि इंट्रावेनस ये हमारा क्या है, 100% जो है बायो अवेलेबिलिटी होती है, जिसमें कि 0% आपका क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट आता है। मस्कुलर की बात करें तो ये भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी चीज़ें हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आ सकती हैं। 99% बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो। इंट्रामस्कुलर भी एज अ इंट्रा नर्वस की तरह होता है, बट ये टाइम टेकन होता है। ठीक, क्योंकि मसल्स के थ्रू पेनिट्रेट करके जाती है, कुछ मेडिसिन आपकी नहीं पहुंच पाती हैं। सबलिंगुअल की बात करें तो आज के टाइम में हार्ट की पेशेंट बहुत है। इसमें एक दो दिया जाता है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का जो है टैबलेट दिया जाता है, जो कि हमारे टंग के नीचे रखना होता है ड्यूरिंग द हार्ट अटैक। जिसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लग रही है, उसको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होने लगा, उसको हम क्या करते हैं, सबलिंगुअल एक टैबलेट देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन की, जो कि रखेंगे सीधा वो क्या होती है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है विदाउट इंजेक्शन। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि उस पेशेंट को हम टाइम पा जाते हैं ले जाके दिखाने के लिए, या जो है चीज़ें कुछ टाइम के लिए डिले कर देते हैं। बट ओरल की बात करें, यहाँ पे बात करें ओरल की, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट हमारे ओरल के अंदर आता है। टैबलेट की बात कर लीजिए, कैप्सूल की बात कर लीजिए, या सिरप की बात कर लीजिए। ठीक, इन सब चीज़ों में आपकी क्या होती हैं, ये सब ओरल रूट के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। ये सब में हमारा सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट आता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नए नए जो है आपके और टॉपिक्स और क्वेश्चन के साथ में। अभी के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।